मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर पीजीटी का टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। आप लोग इसको देखिए और समझिए कि आप लोगों की कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है, तथा कितना और तैयारी करना होगा। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए मैं व्याख्यात्मक हल अभी नहीं बता रही हूँ। व्याख्यात्मक हल बाद में बताऊँगी। मैं यहाँ पर केवल आंसर बताऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, बहुत सारे विषय वस्तु। क्योंकि पीजीटी में जिस भी विषय का आप लोग पेपर दे रहे हैं उसको डीप में पढ़ना, अर्थात गहराई तक पढ़ना ज़रूरी है। और गहराई तक पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ और कई सारा टेस्ट पेपर करा देती हूँ। उसके बाद हम लोग व्याख्यात्मक हल के साथ साथ मुख्य मुख्य पॉइंट्स, मुख्य क्या, वैसे तो डीप में पढ़ना है, लेकिन पहले मुख्य पॉइंट्स पढ़ लेंगे। उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट्स जो भी एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स कवर कराए जाएंगे। और इस तरह से अभी बहुत सारा विषय वस्तु आप लोग को बताना है, इसलिए एक ही चीज़ को बार बार न बताकर मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन का आंसर बताऊँगी। इसके बाद व्याख्यात्मक बताऊँगी, फिर मैं विषय वस्तु को सीरियल वाइज बताऊँगी। अभी बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, तो इस समय फ़िलहाल आप लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हुए चलिए। ओके, देखिए, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। सॉरी, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो आदर्श मूलक एवं आध्यात्मवादी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसा दत्तासी ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ का नाम है, इतिहास ग्रंथ का नाम है। ठीक, आगे देखिए, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखिए, इनमें से अशुद्ध जोड़ा छाटना है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, यह मोतीलाल मेनारिया का है। हिंदी साहित्य का इतिहास, यह डॉक्टर गणपति चंद्र का है। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। बाकी तीसरा ऑप्शन गलत है। ओके, आगे देखिए, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है? तो हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल 1839 ईस्वी है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो मिश्र बंधु विनोद, इसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। ओके, देखिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन हैं? तो टीकम सिंह जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? तो 18 खंड हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। कविता कौमुदी के रचयिता कौन हैं? तो कविता कौमुदी के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो रीति काव्य की भूमिका नहीं है।
रीति काव्य को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो अलंकृत काल की संज्ञा मिश्र बंधु ने दी। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से स्वीकार किया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लीजिए। यदि आप लोग हिंदी से पीजीटी करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए, समझ लीजिए कि बिल्कुल इनको रटना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब मुख्य क्वेश्चन हैं। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? तो भक्ति काल नाम दिया। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? तो प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर किया। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा जी ने कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 750 से माना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो 1857 ईस्वी से मानते हैं। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं है? तो संधि काल नहीं है, बाकी ये तीनों नाम आदिकाल के लिए दिया गया, यानी आदिकाल, चारण काल और सिद्ध सामंत युग आदिकाल के लिए दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो सरहपाद को मानते हैं। सरहपाद का समय सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? तो 7वीं सदी अर्थात 7वीं शताब्दी है। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो श्रावकाचार है। श्रावकाचार के रचयिता कौन हैं? तो देवसेन हैं। श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? तो 933 ईस्वी में हुई थी। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? तो नाम परमाल रासो है। आल्हखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो आल्हखंड परमाल रासो का लोकप्रिय नाम है। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो अर्ध प्रमाणिक। यह अर्ध प्रमाणिक है, यानी आधा सही और आधा गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन को देखिए आप लोग। बीसल देव रासों का प्रधान रस क्या है? तो श्रृंगार रस प्रधान रस है बीसल देव रासों का। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बीसल देव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो को इनमें से, यानी जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया। पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतर में कितने सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासो के बृहद रूपांतर में 69 यानी 69 सर्ग हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रासो की व्युत्पत्ति रामायण से हुई, रासो की व्युत्पत्ति रास से हुई, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई। तो रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई, यही सही है, रासक शब्द से। ओके। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? तो आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना अमीर खुसरो ने की। गोरखवाणी के संपादक कौन हैं? तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो सही कथन बीसल देव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है, यही सही है। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई? तो सिद्धों की संख्या 84 यानी 84 बताई गई। सॉरी, थोड़ी खांसी आ रही है। सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है?
तो सिद्धों का उचित समय 7वीं 8वीं सती मानी गई है। सती यानी शताब्दी। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलता है? तो नारी निंदा नाथ पंथ में मिलता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? तो गृहस्थों का आदर नहीं है। यानी नाथ संप्रदाय फिर तो अच्छा संप्रदाय नहीं है, क्योंकि एक तो नारी निंदा है, दूसरे गृहस्थों का आदर नहीं है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? तो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को डिंगल कहते हैं। यह आप लोग केवल सुनिए मत, इसको याद भी कर लीजिए। बिल्कुल याद होना चाहिए ये सारे क्वेश्चन। ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? तो ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम पिंगल है। इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? तो पद्मावत आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो विद्यापति पदावली की रचना मैथिली भाषा में हुई है। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? तो खुसरो कवि ने किया। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? तो विद्यापति जी से नहीं है। खालिक बारी के रचयिता कौन थे? तो खालिक बारी के रचयिता खुसरो थे। भवी सयत्त कथा के रचनाकार का नाम बताइए। तो धनपाल नाम था। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि खुसरो है। इन क्वेश्चनों को मैं जब व्याख्यात्मक हल बताऊंगी तो उस समय पूछूंगी आप लोगों से, और जब मैं पॉइंट्स को यानी विषय वस्तु को जो कि पूछा जाने वाला है उनको जब पॉइंट वाइज करके बताऊंगी, चैप्टर वाइज बताऊंगी, तो भी मैं पूछूंगी इनमें से, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? तो राउरवेली। देखिए मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला के नहीं बता रही हूँ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बता रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि चिल्लाने से ज़रूरी नहीं है कि बच्चा याद करे, और आप लोग अभी बच्चे नहीं हो, बड़े हो, आप लोग अपना लाभ और हानि समझ सकते हो। आप लोगों को पता है कि याद करोगे तो भविष्य बनेगा, पढ़ोगे तो भविष्य बनेगा, अतः यहाँ पर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ रचना का नाम बताइए। तो मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ का नाम वर्ण रत्नाकर है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? पृथ्वीराज रासो को किस वर्ग में रखेंगे? तो वीर गाथा काल का रस है। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है तो ऐतिहासिकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे? तो पाहुड़ दोहा के रचयिता राम सिंह थे। इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? किस काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? बताइए। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, और चौथा इसमें से नहीं दिख रहा है, यह होगा बीसल देव रासो। देखिए ये जो नहीं दिख रहा है ना, कट गया है लिखने में, देखिए बीसल देव रासो, ये लिखा है बीसल देव रासो, और यही सही भी है। ठीक, बीसल देव रासो नोट कर लीजिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग,
देखिए, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल है। ओके, थोड़ा सा छोटा करना है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किसकी रचनाएं संपादित की गई है? तो सरहपाद की रचनाएं संपादित की गई है। आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? तो जैन साहित्य में रचे गए। आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक जैन साहित्य में रचे गए हैं। भल्ला हुआ जो मारिया बाहिर मारा कंतु, लज्जेज तू वयस्सी अहुजे भग्गा घर एंतु। यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है? देखिए, इस तरीके की जो रचनाएं होती थी ये ज़्यादातर आदिकाल में ऐसी भाषाओं का प्रयोग होता था। तो इसको हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है। चरित काव्य किस छंद में लिखे गए हैं? तो चरित काव्य दोहा चौपाई छंद में लिखे गए हैं। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? तो पौम चरिऊ यह राम कथा है और यह स्वयंभू द्वारा लिखा गया एक जैन साहित्य है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू जी को कहा जाता है। ढोला मारू दोहा के रचयिता कौन थे? तो ढोला मारू दोहा के रचयिता भट्ट केदारनाथ जी थे। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अवधूत मत नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची शब्द है। प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? तो छंद शास्त्र पर केंद्रित रचना है। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की किसने की भाई? पहली बार श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने। इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? तो नागरी प्रचारणी सभा। देखिए, लगता है इसमें कट गया है, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि नागरी प्रचारणी सभा। ठीक, श्याम सुंदर दास जी ने नागरी प्रचारणी सभा की रचना की। आइए अगले पृष्ठ पर आते हैं। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। विद्यापति पदावली किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो गारसा दत्तासी हैं। भविष्यत्व कथा के रचयिता का नाम बताइए? तो धनपाल जी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम किया। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो जी थे। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। नरपति नाल है। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? पौम चरिऊ। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। ठीक, आइए कूट आप लोगों को बता दें, आप लोग मिला लीजिएगा। ओके, सही कूट का चयन करना है। बी, कूट नंबर बी सही होगा। ओके,
इसको आप लोग मिला लेना। इनमें से जगनिक की रचना कौन सी है? परमाल रासो। आल्हा खंड किस रासो को कहा जाता है? आल्हा खंड परमाल रासो को कहा जाता है। आल्हा ऊदल की वीरता का उल्लेख किस रासो काव्य में है? तो परमाल रासो काव्य में है। भविष्यत्व कथा के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो धनपाल जी हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सी यही है। शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचयिता हैं तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। निम्नलिखित कालखंडों को चढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चारण काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल। ठीक, अब देखिए अज्ञेय का संबंध किस काव्य धारा से है? कुछ क्वेश्चन मैं यूं ही बता दे रही हूँ मुझे बानी। अज्ञेय का संबंध किस काव्य धारा से है? तो अज्ञेय का संबंध प्रयोगवाद से है। त्रिलोचन किस काव्य धारा से जुड़े कवि हैं? तो प्रगतिवाद धारा से। अब आप लोग कुछ क्वेश्चन के आंसर आप लोग भी दीजिए। नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर है? कुछ टाइम आप लोगों को मैं दे रही हूँ। कबीरदास जी का है। ठीक, सरहपाद का संबंध है, बताइए। सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय और संत काव्य, इनमें से कौन होगा? फिर से सुन लीजिए ऑप्शन। सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, संत काव्य और जैन संप्रदाय तथा जैन संप्रदाय कौन सा होगा? तो सिद्ध संप्रदाय होगा। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से किसने किया? सीताराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल या डॉक्टर नागेंद्र? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? यह तो कई बार आया है। वीर गाथा काल, वीरता काल, चारण काल, बीज वपन काल, इसमें से कौन सा होगा? देखिए, वीर गाथा काल नाम है ही, चारण काल है ही और बीज वपन काल भी आदिकाल का नाम है, वीरता काल नहीं है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, ठीक है? क्योंकि एक बार आप लोग इसके आंसर को समझ लेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रटिए, लेकिन इतना ज़रूर कह रही हूँ कि समझिए, उस पर फोकस तो करिए, ताकि जब व्याख्यात्मक हल बताया जाए तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आए। ओके, तो आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।